दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में हीट वेव से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। इंडिया में देखिए तो डिफरेंट रीजन में चले जाएँ तो आप वहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और उस वजह से लोगों की जानें भी जा रही है। तो काफ़ी इसको एक तरह से काफ़ी अलार्मिंग वाला स्थिति है, काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति क्रिएट हो गया है। तो उसको डिस्कस करना है। वर्ल्ड के लेवल पर भी चीज़ें काफ़ी अलार्मिंग है, काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति है, क्योंकि टेम्परेचर इस तरह से बढ़ गया है, हीट वेव इस तरह से क्रिएट हो गया है कि लोगों का रहना जीना एक तरह से मुहाल हो गया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आज के डिस्कशन में इन चीज़ों को समझा जाए। हीट वेव के हम पहले कारण डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे उसका क्या इफेक्ट्स है। फिर इफेक्ट्स डिस्कस करने के बाद ज़रूरी हो जाता है कि कुछ सजेशंस की भी बात की जाए, ताकि उसको हीट वेव के प्रकोप को, उसकी जो एक तरह से डिवेस्टिंग इफेक्ट है उसको कम किया जा सके और लाइफ को काफ़ी आरामदायक बनाया जा सके। उस वे में उसको समझना है, चीज़ों को डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं हीट वेव से रिलेटेड, जो अभी हाल के दिनों में आया और जो बताता है कि स्थिति कितना क्राइसिस है, कितना अलार्मिंग है। जब तक उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक इनके इसके जो एक तरह से इफेक्ट है वो काफ़ी डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया था। न्यूज़ क्या था कि सन स्ट्रोक किल्स, देख रहे हैं, 54 पीपुल्स। अभी ये 1.5 महीने के अंदर में करीब 54 लोगों की जान चली गई है केवल सन स्ट्रोक हीट वेव की वजह से। और चूंकि इतना अलार्मिंग स्थिति, काफ़ी एक तरह से क्राइसिस वाला स्थिति है, उन चीज़ों को देखते हुए राजस्थान कोर्ट ने सेंटर से अपील किया था कि इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए। ये एक तरह से इमरजेंसी वाली स्थिति है। इमरजेंसी घोषित करने के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि कुछ प्रिकॉशंस को काफ़ी क्राइसिस वाली स्थिति पर काफ़ी तेज़ी से उसको बढ़ावा दिया जा सके और हीट वेव के क्राइसिस को, उसके इफेक्ट्स को कम किया जा सके। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने सेंटर से अपील किया था कि इमरजेंसी पूरे देश में घोषित कर दिया जाए, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाए स्टेट को, ताकि किन लोगों को बाहर निकलना चाहिए और किन लोगों को घर में रहना चाहिए, किस टाइम पर वर्क करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक तरह से रेगुलेशन वाले इफेक्ट में लाके हीट वेव के इफेक्ट्स को कम किया जा सके। ठीक इसी तरह का एक न्यूज़ भी था जिसमें ये दिखाया था कि एनिमल्स, जो जीव जंतु है, उसके लिए एक तरह से रहना काफ़ी मुहाल हो गया है। ना उनको पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना उनको रहने के लिए एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पेड़ को, वनों को काटा गया है, तो जो शहर में एक तरह से जो जीव जंतु है उनके आवास की सुविधा काफ़ी एक तरह से खतरे में पड़ गई है। और चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो धूप में खुले छत के नीचे वो बैठ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। पीने की पानी की स्थिति काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति है, क्योंकि हर जगह जो वाटर बॉडीज़ है वो सूखता जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि दिल्ली में जो टेम्परेचर था वो लगभग 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड, देख रहे हैं, 50 प्लस चला गया था। दिल्ली की एक लोकेशन है मुंगेशपुर, वहाँ पर टेम्परेचर 50 प्लस हो गया था, 52.3। 52.3 मतलब कितना, काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति है। तो दिल्ली के मुंगेशपुर में टेम्परेचर हो गया था 50 प्लस हो गया था। और ये काफ़ी क्राइसिस, काफ़ी डिवेस्टिंग इफेक्ट को दिखा रहा है कि स्थिति कितना क्राइसिस वाला हो गया। पानी चाहिए? ठीक है, तो ये उस तरह से अब दिल्ली में टेम्परेचर हमेशा 45 प्लस ही रहा है गर्मी के हिसाब से देखिए तो, और वो 50 प्लस चला गया, 52.3 चला गया। और अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहे तो आम जनजीवन का एक तरह से जीना मुहाल हो जाएगा, वहाँ पर रहन सहन काफ़ी इफेक्ट्स पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी डीप बला स्थिति है, लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। इसलिए ये काफ़ी अलार्मिंग स्थिति है, काफ़ी इसको हल्के हल्के में लेने वाली स्थिति नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जैसे बिहार में न्यूज़ आया था कि टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि वहाँ जो स्कूली बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, समर वेकेशन घोषित नहीं हुआ, तो जो गर्मी में स्कूल जो बच्चे जा रहे थे वो काफ़ी डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे थे, काफ़ी एक तरह से उनको एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इन चीज़ों का प्रकोप, इन चीज़ों का जो इंसिडेंट है वो काफ़ी बढ़ गया था, तो स्कूल को बंद करना पड़ा और समर वेकेशन वहाँ घोषित करना पड़ा। बिहार की इसी तरह से कुछ चीज़ों में, कुछ रीजन में वहाँ पर धारा 144 लगाना पड़ा, ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका जा सके, लोगों को गैदरिंग को रोका जा सके, क्योंकि इतना गर्मी है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हीट स्ट्रोक के चपेट में आएंगे ही। हीट स्ट्रोक के चपेट में आएंगे तो आपको लू लग जाएगा, एक तरह से शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य पर अल्टीमेट रूप से इसका असर दिखता है। तो ये काफ़ी एक तरह से क्राइसिस स्थिति है। तो ये था थोड़ा न्यूज़ जो एक तरह से पूरे देश से, विभिन्न क्षेत्रों से जो एक तरह से खबर आई थी और हीट वेव की गंभीरता को दिखा रहा था, तो उस वे में हमने उसको डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं कि हीट वेव एक्चुअली में है क्या। हीट वेव को समझते हुए भारत में इतनी क्यों गर्मी पड़ रही है, उसका जो लोकेशन एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसको वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस करते हुए, चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, फिर हम कारण को डिस्कस करेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे।
देखिए हीट वेव क्या है, इसको क्या डिस्कस करना है। उस मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट वेव्स। देखिए आसान शब्दों में बोला जाए तो हीट वेव्स और कुछ नहीं है, ये एक तरह से गर्मी की स्थिति को दर्शाता है। क्यों बढ़ाता है? जब अगर एक लंबे टाइम तक, लंबे समय तक अगर गर्म हवा या सूखे की स्थिति है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये हीट वेव्स की स्थिति को दर्शाता है, हीट वेव्स की स्थिति को बयान करता है या उसको उसकी स्थिति को दिखाता है। तो ये था आसान शब्दों में हीट वेव, उष्ण तरंगे। उष्ण तरंगे कुछ नहीं है, एक लाइन में अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चले तो बोल सकते हैं कि अगर लंबे टाइम तक किसी खास क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव रहता है या सूखा की स्थिति है, ड्राइनेस है, वहाँ पर दिखाई पड़ता है और एक लेवल तक टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ गया है, तो बोल सकते हैं कि वहाँ पर हीट वेव का प्रकोप है, हीट स्ट्रोक का प्रकोप है, उष्ण तरंगों का प्रकोप है। ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट वेव क्रिएट हो सकता है। तो टेम्परेचर तो कुछ भी बढ़ सकता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक मॉडल है, उसका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि इस रेंज में टेम्परेचर यहाँ तक अगर पहुँचेगा, इतना इंक्रीमेंट हुआ, तभी हम बोल सकते हैं हीट वेव चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, हीट वेव किन परिस्थिति में उसको हम बोल सकते हैं, तो उसके क्राइटेरिया की बात करेंगे। देखिए हीट वेव सिनेरियो तब क्रिएट होगा जब प्लेन्स, जो समतल मैदान है, समतल मैदान मतलब क्या, जैसे बिहार है, यूपी है, जो दिल्ली का रीजन हो गया, जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, अगर समतल मैदान में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया है तो हम बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र में वहाँ पर हीट वेव की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, देख रहे हैं, प्लेन्स में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस या 40 डिग्री है तो बोल सकते हैं कि ये हीट वेव्स की स्थिति को दिखाता है। वहीं पर हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर, जो तापमान है, अगर वो 30 डिग्री तक ही पहुंच गया है तो बोल सकते हैं कि वहाँ पर हीट वेव की स्थिति है। अब सवाल उठता है कि समतल मैदान में 40 डिग्री और पहाड़ी मैदान में 30 डिग्री तक पहुंच रहा है, तभी हम बोल रहे हैं इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि समतल मैदान में जो टेम्परेचर होता है वो जनरली देखा जाए तो 30 प्लस ही रहता है, तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहाड़ी रीजन में चले जाएंगे, हिली रीजन में चले जाएंगे आप, तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, वहाँ पर ठंडा क्षेत्र होता है क्योंकि पहाड़ पे होता है, काफ़ी पिक पर होता है और ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको पता है कि टेम्परेचर घटता है, तो इसलिए वहाँ पर कम टेम्परेचर में भी हीट वेव की स्थिति दिखाई पड़ती है। अब एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर ठंडा बहुत है, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह सब गिरता है, वहाँ पर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री क्रॉस कर गया है, 30 डिग्री तक पहुँच गया है, तो उस स्थिति के लिए टेम्परेचर काफ़ी पिक है, वहाँ पर गर्मी की स्थिति वहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसलिए हिली एरिया में टेम्परेचर अगर 30 तक पहुँच गया है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उस स्थिति के लिए, उस रीजन के लिए वहाँ पर हीट वेव की स्थिति दिखाई पड़ती है, इसलिए डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है। अब चूंकि आपको पता है भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी सन का जो एक तरह से इफेक्ट है वो सीधा प्रभाव पड़ता है वहाँ पर, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी की स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ती है और इसीलिए भारत एक तरह से बोल सकते हैं गर्मी में यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है उष्णकटिबंधीय देश की वजह से। ठीक है, अब देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल रीजन है, नीचे चले जाएंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे जाएंगे तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन दिखाई पड़ेगा, कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तब सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से, तो इसी वजह से अब चूंकि दोनों रीजन इस तरह से दिखाई पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर की बात करेंगे तो कि इस रीजन में देखा जाए, इस रीजन में तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में भारत पड़ता है और चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में भारत की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमेशा वहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें होती है वो स्ट्रेट पड़ती रहती है, तो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी भारत में गर्मी की स्थिति लगातार दिखाई पड़ती है। और चूंकि अभी हीट वेव का प्रकोप इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कुछ कारण उसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो उस वजह से भी टेम्परेचर बढ़ा है, तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम कारण को डिस्कस तो करेंगे। अभी मैं चूंकि लोकेशन के हिसाब से बात कर रहा था तो उस वे में इसको डिस्कस किया कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है इसलिए वहाँ पर गर्मी दिखाई पड़ता है। यही अगर वो पोलर साइड में पड़ता, अगर वो टेम्परेट रीजन में पड़ता तो टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, तो हीट वेव का प्रकोप भी वहाँ पर कम होता है। जैसे ब्रिटेन हो गया आपका, साइबेरिया रीजन हो गया, रशिया का जो साइबेरियन एरिया है वहाँ पर देखे उस तरह से, अलास्का रीजन हो गया उस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, देख रहे हैं
जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर का प्रकोप जो है वो काफ़ी दिखाई पड़ता है। देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, उस वजह से ये भी सब ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन्स है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर चूँकि ज़्यादा होता है, इसलिए खतरा की स्थिति यहाँ पर भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन, अब भारत भी क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, इसलिए देख रहे हैं पूरे भारत में यहाँ पर टेम्परेचर जो हीट वेव का प्रकोप होता है पूरे साल, एक तरह से पूरे साल नहीं, गर्मी के रीजन में पूरे क्षेत्र में बना रहता है। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाए तो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, और इसलिए हीट वेव का प्रकोप पूरे भारत में हमेशा बना रहता है। गर्मी के क्षेत्र में, गर्मी के मौसम में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगर हीट वेव की मैप की बात करेंगे भारत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा गर्मी का जो प्रकोप है देख रहे हैं आपको, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, विदर्भ रीजन में दिखाई पड़ रहा है, तेलंगाना रीजन में दिखाई पड़ रहा है, एक तरह से आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, उड़ीसा में दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु के क्षेत्र में नीचे चले जाएंगे तो वहाँ दिखाई पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल दिखाई पड़ रहा है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, इधर पंजाब में। मतलब बोल सकते हैं ये वाला जितना रीजन है इंडिया का, यहाँ पर बोल सकते हैं टेम्परेचर का जो एक तरह से रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इसीलिए हीट वेव की स्थिति जो है इन क्षेत्रों में, हीट वेव का जो नेगेटिव इफेक्ट है, हीट वेव का जो एक तरह से इम्पैक्ट क्रिएशन है इन क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए लोगों की जो आम जन की जो जान माल की जो क्षति होती है, लोगों के लिए जो रहना है एक तरह से जो एक हैबिटेबल जोन होना चाहिए, जो कंडीशंस होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता, इसलिए रहन सहन काफ़ी प्रभावित पड़ता है। अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से बात करूं तो देख रहे हैं अहमदाबाद में 46 डिग्री टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है, भोपाल में 46 पहुंच गया, नागपुर में 45 पहुंच गया, हैदराबाद में 39 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, आगरा में 49 है, दिल्ली में 48 है, और अभी क्या बात किया था, मुंगेशपुर में करीब 52.3 पहुँच गया था, तो काफ़ी अलार्मिंग स्थिति है। जयपुर में 47 दिखाई पड़ रहा है, कानपुर में 48 है, पटना में देख रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर का है काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 तक है तो बॉडी सर्वाइव करता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तो काफ़ी गर्मी वाली स्थिति क्रिएट कर देता है, हीट वेव का प्रकोप वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे क्षेत्र में आम जीवन के लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खान पान के लिए भी, रहन सहन के लिए भी, ठीक है। तो ये हमने पूरा मैप के हिसाब से समझ लिया, बाय डेफिनेशन हीट वेव क्या है उसको भी देख लिया, लोकेशन के हिसाब से देखे तो पूरे वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, कितने क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है उसको देख लिया, इंडिया का भी हीट वेव का मैप देख लिया हमने कि विभिन्न रीजन में टेम्परेचर का क्या स्पेसिफिक रेंज है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ तक कितना पहुँचा है, और किस लिए उसको हीट वेव का स्थिति बोलते हैं, उसके कंडीशंस को भी डिस्कस कर लिया। अब टाइम आ जाता है कि अब इसके कारण को समझे कि अभी जो कुछ सालों में जो हीट वेव का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है, उन कारण को डिस्कस करना है, उनको समझना है। सबसे पहला कारण जो हम पढ़ते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड का, जो एवरेज टेम्परेचर है, मैं एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर पूरे वैश्विक स्तर पर जो एवरेज औसत तापमान है अगर वो लगातार बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो टेम्परेचर अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर गर्मी की स्थिति काफ़ी बढ़ेगी, और गर्मी की स्थिति बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में रहना मुश्किल हो जाएगा। और एक रिपोर्ट है IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, असेसमेंट रिपोर्ट 6 में इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था कि पिछली सदी की अपेक्षा पिछले 100 साल में, मतलब 100 साल में देखा जाए तो जो औसत तापमान है वो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीमेंट हुआ है। यानी पिछले 100 साल में जो पूरे विश्व वर्ल्ड लेवल पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीमेंट हुआ है, और अगर इसी तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहे तो आने वाले टाइम में यहाँ पर रहना, पृथ्वी पर जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिना पंखे बिना AC के तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। अब समझ रहे, 100 साल में 0.8 डिग्री बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से 300-400 साल तक टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहे तो बोल सकते हैं कि 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अभी 50 है, फिर 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, 56 होगा। अगर इसी तरह 55, 56, 57, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आग के गोले के पास आप बैठे हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है उसका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो वैश्विक लेवल पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे काम करता है उसको समझना है तो इसको देख सकते हैं। देखिए ये है एवरेज, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है,
ये पृथ्वी है। आपको पता है यहाँ से जब सूर्य से जब टेम्परेचर आता है, जो सूर्य किरणें आती है, तो कुछ पृथ्वी तक पहुँचती है, कुछ बादल से एक तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पृथ्वी के सरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरह से क्रिएट होता है। और आपको पता है कि जो टेम्परेचर, जो हीट यहाँ पर पृथ्वी के सरफेस पर आया, तो कुछ टेम्परेचर, कुछ जो हीट होता है वो पृथ्वी उसको ऑब्जर्व करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एयर है, ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर, आपको पता है, तो एक तरह से लेयर क्रिएट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर, जो हीट यहाँ से पहुँच के यहाँ पर जो एक तरह से बैक जा रहा है, तो वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाता, क्योंकि ये लेयर क्रिएट हो गया है। तो इसी के अंतर्गत इसी स्पेस में जो क्रिएट होता है, उसी स्पेस में हीट वहाँ पर जाके एक तरह से रुक जाता है, फैल जाता है, वहीं पर स्थिर हो जाता है। और इस वजह से बोल सकते हैं कि एक तरह से काफ़ी हाई हीट जोन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर हीट टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो वापस पृथ्वी से टकराकर अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, बल्कि पृथ्वी के आभा मंडल में ही, पृथ्वी के वायुमंडल में ही रहता है। और उस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाता है। और टेम्परेचर चूँकि इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर एक लेवल तक अगर आगे बढ़ रहा है, तो उससे हीट वेव की स्थिति भी काफ़ी क्रिएट हो जाता है, काफ़ी अनुकूल हो जाता है। तो इस वजह से ये स्थिति पनपा है। ठीक है, देख रहे हैं, वही रीज़न है उस वजह से। तो ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग को आप अगर सजेशंस की बात करें, मैं सजेशन में तो डिस्कस करूंगा, अभी पहले कारण की डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं दूसरा कारण डिस्कस करता हूँ। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा है शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन। देखिए, शहरीकरण की वजह से क्या हुआ है, आपको पता है, शहरों में एक तरह से वनों की कटाई हुई है। और अगर वन की कटाई होगी, चूँकि पेड़ है ही नहीं, वन पौधा नहीं है, जंगल नहीं है शहरों में, तो अगर वन वहाँ पे नहीं है, तो वर्षा की जो स्थिति होनी चाहिए, वर्षा के लिए एक तरह से क्या है, वर्षा पर प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। वर्षा जब होगा ही नहीं, तो वहाँ पर एक तरह से टेम्परेचर कमेगा ही नहीं। और जब चूँकि वन वगैरह रहता है, तो छाँव वगैरह भी क्रिएट करता है, उसको एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करता है, सेट्स प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी एक तरह से टेम्परेचर कम करने में काफ़ी हेल्प भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है, एयर प्योरीफाई भी होता है। तो वन का तो काफ़ी मल्टीपल इफेक्ट है, लेकिन शहरों में वन है ही नहीं, वन को काट रहे हैं आप। तो इससे क्या हो रहा है, वर्षा कम हो रहा है। वर्षा कम हो रहा है, तो एक तरह से शेल्टर जितना प्रोवाइड करना चाहिए, जो छाया मिलता है, वो उन चीज़ों को नहीं मिल पा रहा है। तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है। दूसरा होता है कंक्रीटाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। कंक्रीटाइजेशन मतलब कंक्रीटीकरण। इससे क्या होता है कि जो आपका लैंड एरिया है, जो ज़मीन वाला एरिया है, वो काफ़ी घट रहा है। और हर जगह एक तरह से पक्का वाला जो सड़क है, ये सब दिखाई पड़ता है, पिच वाला एरिया दिखाई पड़ता है। और अगर पिचिंग वाला एरिया, कंक्रीटाइजेशन, कंक्रीट वाले सड़कें अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो टेम्परेचर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ बहुत कम टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिलीज़ करने में। इसलिए देखते हो कि गर्मी के टाइम में जो सड़क है, जो धूप में है, आप सड़क पर खाली पाँव चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो काफ़ी हीट हो जाता है, आपके पाँव में एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, पाँव में एक तरह से जलन होने लगता है। तो इस तरह से कंक्रीटाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। कंक्रीटाइजेशन अगर इतने लार्ज स्केल पर बढ़ेगा, तो वहाँ पर एक तरह से जो जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जो सन का जो एनर्जी है, जो उसका हीट है, वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा, वो एक तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा, यहीं का यहीं बना रहेगा, और सारी चीज़ों को हीट कर देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अर्बेनाइजेशन की जो तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, आपको पता है, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री होता है, कार होता है, बाइक होता है, यानी ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। इन सब वजहों से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस काफ़ी लार्ज स्केल पर रिलीज़ होता है। और अगर ग्रीन हाउस गैस काफ़ी लार्ज स्केल पर रिलीज़ होगा, तो एक तरह से पृथ्वी के जो वायुमंडल है, वहाँ पर जाके एक तरह से वो स्टिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और वो पृथ्वी के जो जो रिफ्लेक्टेड जो हीट होता है, वो अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाएगा, पृथ्वी के आभा मंडल में, वायुमंडल में ही स्थिर हो पाता है। और इस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस वजह से हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ जाता है। तो अर्बेनाइजेशन एक तरह से मेन एक तरह से कारण है, जिसकी वजह से शहरों में हीट वेव का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। और अब इस भारत के, इंडिया के लेवल पर बात करेंगे, तो अर्बेनाइजेशन का जो रेट है, अभी देख रहे हैं, भारत में जो स्टेट है, 2036 तक ये प्रोजेक्शन है कि अर्बेनाइजेशन, जो शहरीकरण, वो 39% तक हो जाएगा, यानी 39%, समझ रहे हैं। अभी 32% के आसपास है, तो ये स्थिति है वर्तमान में देखा जाए तो। और ये 2036 तक 39%, यानी बोल सकते हैं कि 40% जो जनसंख्या लगभग वो शहरों में निवास करेगा। जो 40% जो जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर एक तरह से शहरीकरण की स्थिति दिखाई पड़ेगी। और अगर इतने लार्ज स्केल पर शहरीकरण का प्रकोप बढ़ेगा,
तो हीट वेव का भी प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ेगा, फॉरेस्ट कवर को एक तरह से कटाव काफ़ी बढ़ेगा उसका। आपका फिर ग्रीन हाउस गैस काफ़ी इफेक्ट का भी जो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या होगा, हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। हम्म। अगला जो कारण है वो है अल नीनो प्रभाव। देखो, अल नीनो एक काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, काफ़ी एक तरह से मेजर एरिया है ज्योग्राफी का। मैं अल नीनो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अल नीनो अगर मैं अलग से डिस्कस करने जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो केवल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अल नीनो आपको पता है, उसका क्या इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अल नीनो की वजह से क्या हीट वेव पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि अल नीनो की वजह से इंडिया के साइड में टेम्परेचर काफ़ी एक तरह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो बारिश का इफेक्ट है, जो भारत में जो बारिश होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सिंपल सा मतलब है, अगर मैं एक लाइन में बात करूँ अल नीनो का जो इम्पैक्ट है क्या होता है, तो ऐसे समझिए। अल नीनो की वजह से बोल सकते हैं भारत के आसपास आसपास हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, और इस वजह से इंडियन ओशन में जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। इंडियन ओशन में बारिश नहीं हो पाता, यानी भारत में भी बारिश बारिश का उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर अल नीनो आ गया है तो भारत में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती, और अगर जितना चाहिए उतना बारिश नहीं हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि बारिश कम हो रहा है, वहाँ पर पानी की कमी खपत कम, पानी की कमी उपलब्धता कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा बहुत जरूरी होता है। लेकिन वर्षा जितना रिक्वायरमेंट है, जितना वर्षा होना चाहिए हर साल होता है बारिश, उतना भी नहीं होगा अल नीनो की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर वहाँ इंक्रीमेंट होगा ही। तो अगला रीज़न यही था, अल नीनो की वजह से। अल नीनो की वजह से क्या होता है कि भारत के आसपास या भारत में बारिश कम हो जाता है, वर्षा जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और उस वजह से टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाता है, सूखे की स्थिति हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, ड्रॉट की स्थिति हो जाती है, और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हीट वेव का प्रकोप दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ये थे कारण। अब मैं आप कारण डिस्कस कर लिया, कारण समझ लिया, तो कारण के साथ ही अब आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट है। हीट वेव जो इतना क्राइसिस वाला स्थिति है, अलार्मिंग वाला स्थिति है, तो इसका कुछ इफेक्ट भी होगा, तो इफेक्ट को डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसमें सबसे पहला इफेक्ट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगर मान लीजिए एक टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान बढ़ गया है, तो आपको पता है कि इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है। लड़कियां मुंह में नकाब, जो कपड़े वगैरह बांध के बाहर निकलती है, छाता लोग यूज़ करते हैं, ट्रैफिक पुलिस देख रहे हैं, पानी गर्मी की वजह से पानी पी रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। तो अगर एक लेवल तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी डिहाइड्रेशन की दिक्कत आने शुरू हो जाएंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, जो एक तरह से स्किन जो कलरनेस है उस पर एक तरह से ड्राइनेस क्रिएट हो जाता है, बॉडी में जो सांस जो सर्कुलेशन होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, वो इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मल्टीपल इफेक्ट्स है इसके, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हीट वेव का जो प्रकोप जो स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है, जो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पानी में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसको कम करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हीट वेव को काफ़ी टारगेटेड वे में काम किया जाए, उसको कम करने के लिए। ठीक है, देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मेंटल हेल्थ, आप हमेशा गर्मी में रहेंगे तो चिड़चिड़ापन भी हो जाएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, हमेशा थकान महसूस करेंगे, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, हीट क्रैम्प्स हो सकता है शरीर में एक तरह से, और हीट स्ट्रोक्स की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए इतने इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं स्वास्थ्य पर, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। अगला है जल संसाधनों पर प्रभाव। आपको पता है, अगर एक टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ता रहा है और एक दिन से अधिक बढ़ जाएगा, तो जो शहरों में, जो गांव घर में जो एक तरह से जल संसाधन, वाटर बॉडीज दिखाई पड़ता है, वाटर बॉडी में ड्रॉट की स्थिति हो जाएगी, सूखे की स्थिति हो जाएगी, सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाएगा। और जब वाटर बॉडी में ड्रॉट की स्थिति, सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पर पीने के लिए पानी जितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, उस पर असर डालेगा, इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी इसका बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है ऊर्जा पर प्रभाव। अब आपको पता है, अगर गर्मी ज़्यादा लगेगा तो आप एसी चलाएंगे, फैन चलाएंगे, लाइट्स का प्रयोग होगा, एसी फ्रीज वगैरह यूज़ करते हैं आप, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। तो अगर इस तरह से चीज़ों को यूज़ करेंगे तो एनर्जी का जो एक तरह से खपत है, कंजप्शन है, वो बढ़ जाएगा, और एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा। एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा तो उसके लिए सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है, और सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये हीट स्ट्रोक की वजह से। ठीक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका इम्पैक्ट है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे इम्पैक्ट है? अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत एक रेंज से ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो इंडस्ट्री में लेबर वगैरह काम करता है, उसकी जो इफ़िशिएंसी है, उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और चूँकि गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में एक तरह से लेबर लोगों का जो इफ़िशिएंसी होना चाहिए, उस इफ़िशिएंसी से काम ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। प्रोडक्टिविटी घटेगा तो जो सप्लाई है, सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगा, डिमांड सप्लाई में डिसरप्शन आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगा, आम आदमी को समस्या क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट है, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए, साथ ही भोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन पर कैसे? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वस्तुएं हैं उसके खराब होने की समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी। वेस्ट वेस्ट की जो प्रोडक्ट है एक तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जो उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कोल्ड स्टोरेज की एक तरह से एफिशिएंसी सुविधा बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ऐसी फैसिलिटी तो हर किसी के पास नहीं है, तो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। आपके जो फूड ग्रेन्स वगैरह है उसको एक तरह से ख़राब होने का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी रहेगा तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। और चूँकि ऐसे खाना आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ेगा, एक तरह से फूड पॉइजन हो जाएगा, फिर अंदर खाएंगे तो फिर जो तरह तरह की बीमारी है वो क्रिएट हो जाता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो भोजन और स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी असर दिखता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके इकोलॉजी पर। अगर एक खास रेंज तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखते हैं, अपने 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 आस पड़ोस अपने इस तरह के पिक्चर देखे होंगे, जो पशु पक्षी है उसको रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो फ्लाई करता है। अब काफ़ी हाई टेम्परेचर जोन में अगर वो फ्लाई करेगा तो उसके विंग्स वगैरह में इम्पैक्ट क्रिएट होता है, मांसपेशी में खिंचाव क्रिएट हो जाता है, और एक खास समय तक, लंबे समय तक वो उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, और इसीलिए वो ज़मीन पर गिर जाता है। पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। पानी जो पहले हम रखते थे घरों के छत पर कि कोई पशु पक्षी आएगा तो पानी पिएगा, वो भी फैसिलिटीज़ अब कम होता जा रहा है, उस तरह से पानी हम रखते भी नहीं है, तो इन पशु पक्षियों के लिए रहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ेगा तो जो जीव जंतु है, अगर उसके लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, अगर वही लोग समाप्त हो जाएगा, विलुप्त होने के कगार पर आएंगे, तो जो पूरा एक तरह से जो फूड वेब है, फूड चेन है, वो डिसरप्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से काफ़ी, उसके लिए काफ़ी समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो जब हमारा पर्यावरण ही, पारिस्थितिकी संतुलन ही नहीं बना रहेगा, तो अल्टीमेटली वो इंसान पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो उससे भी लिंक करता है। अब हम पूरा इम्पैक्ट देख लिए, कारण देख लिए, अब जरूरी हो जाता है कि कुछ सजेशंस की बात करें, क्योंकि जब तक सजेशंस की बात नहीं करेंगे, जब तक एक सुझाव के बिंदु पर क्या हमको करना चाहिए, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो फिर कारण और प्रभाव पड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और चूंकि आपके ये सब्जेक्ट से भी रिलेट करता है, मेंस के टॉपिक से तो काफ़ी रिलेट करता है, ये डाइवर्सिटी में आप चले जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक करता है आपको, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से तो लिंक करता ही है, सोसाइटी से भी लिंक करता है, इंडियन सोसाइटी से भी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन से लिंक करता है। अभी देखिए इसका इकोनॉमिक एंगल भी है तो उससे भी लिंक करता है। तो ये मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड हो रहा है, किसी भी चीज़ में इसको पूछा जा सकता है। तो सजेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला सजेशंस हो सकता है कि सरकार को पहले चाहिए हीट वेव एक्शन प्लान को लागू किया जाए। न केवल लागू किया जाए बल्कि उसको अच्छे से क्रियान्वित भी करना है। अब क्रियान्वित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें जब एक्शन प्लान बना रहे हैं तो उसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चूंकि स्टेट की जो प्रॉब्लम है अगर सेंटर नहीं समझेगा तो फिर उन चीज़ों को आपस में रेगुलेट करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको कम करना बहुत दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है। तो सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसमें एक तरह से स्पष्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए जो आसान भाषा में जनता के लिए समझने लायक होना चाहिए, जनता में जागरूकता को फैलाए, जनता के लिए समझने लायक हो, उसको उसके हिसाब से होनी चाहिए कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से रेगुलेट करना है। ठीक है। अगला जो इसमें प्रोविज़न होना चाहिए वो डॉक्टरों के लिए होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम के लिए होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में किस लेवल पर काम करना है, किस तरह से तैयारी हमको बना के रखना है, और किस जो अलग अलग हीट जोन है वहाँ पर किस तरह से हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे, उसके लिए होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं कि हीट जोन में प्रोएक्टिव तरीके से किस तरह से हमको काम करना है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, उसकी जिम्मेदारी को तय करना। ठीक है ये। और इन चीज़ों को लागू करने के लिए आप मॉडल बना सकते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। आपको पता है सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड है आपके उससे,
सेंडाई फ्रेमवर्क आपके डिजास्टर रेगुलेशन से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप सेंडाई फ्रेमवर्क को एक मॉडल बनाकर हीट वेव से रिलेटेड जो उसमें गाइडलाइंस है, जो रिकमेंडेशन है, उसको बेस बना के आप एक मॉडल हीट वेव एक्शन प्लान लागू करते हैं तो बहुत इफेक्टिव तरीके से हीट वेव के जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को एक मॉडल देखा जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसी से रिलेटेड है। अगर आप हीट वेव एक्शन प्लान बना रहे हैं तो क्लाइमेट एक्शन प्लान भी बनाइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और अगर क्लाइमेट चेंज की को कम करने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, अगर वो तैयारी उस लेवल तक नहीं है तो जाहिर सी जरूरी हो जाता है कि सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से उन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लाइमेट एक्शन प्लान जब भी बनाइए, आपको पता है क्लाइमेट एक्शन प्लान में हमेशा इस बात पर बल होनी चाहिए कि जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, वो हमेशा जो आपने क्लाइमेट डील किया था एक तरह से, जो उसमें भारत का जो स्ट्रेटजी है, जो एक टारगेट है, उसके अनुरूप होनी चाहिए। जो एक्शंस हैं वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझने की जरूरत है। यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान पर इस बात पर बल होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके, ग्लोबल वार्मिंग को टेम्परेचर जो एक लेवल तक बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके, ताकि हीट वेव के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कम किया जा सके। ठीक है। अगला है सस्टेनेबल कूलिंग। अब आपको पता है सस्टेनेबल कूलिंग का मतलब क्या हो गया? सतत, और कूलिंग मतलब ठंडा। सस्टेनेबल कूलिंग को बढ़ावा दिया जाए। अब सस्टेनेबल कूलिंग में क्या होता है, अब जैसे अब गर्मी बढ़ रहा है तो आप एसी यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं। अब एसी की वजह से इतना टेम्परेचर, इतना हीट करता है एसी, एसी अब चलाइए, लेकिन उसका जो बैक वाला पोर्सन है तो वहाँ पर जाके देखिए, थोड़ा देर वहाँ पर रह कर देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक्टिव कूलिंग है और उस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ रहा है। तो उस वे में नहीं कर रहा, हमको सस्टेनेबल कूलिंग को बढ़ावा देना है। और सस्टेनेबल कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? आप रूफ सिस्टम वाले घर को बनाइए। आपको पता है कि गांव में आज भी फूस का घर होता है, वहाँ पर एक तरह से छत इस तरह से बनाया जाता है, खपरा वगैरह यूज़ करते हैं, वो सस्टेनेबल कूलिंग का माध्यम है। जब भी आप बनाए तो विंडो वगैरह सब इस तरह से डेवलप करें ताकि एयर कूलिंग सिस्टम आसानी से डेवलप हो सके, आ जा सके, गर्म हवा को बाहर भेज सके, बाहर की ठंडी हवा को अंदर आ सके। इस तरह से मकान बनाना, घर बनाना है। ठीक है। आपको एक तरह से ट्रीज फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ट्रीज अगर फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा दे रहे हैं, पेड़ पौधों को आप बड़े मात्रा में लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जहां हमेशा तापमान छांव की स्थिति रहेगी, टेम्परेचर को वहां पर कम किया जा सकता है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, देखें ना, इस तरह से घर बनाना है। प्राचीन काल में इस तरह से घर, अभी भी गांव में इस तरह से फूस का घर, मिट्टी का घर दिखाई पड़ता है, वहाँ पर विंडो सिस्टम इस तरह से लगा रहता है ताकि टेम्परेचर आ रहा है जा रहा है। देख रहे हैं, अभी भी वहाँ पर फूस का घर, इस तरह से घर दिखाई पड़ेगा। इस घर सब में जाए तो इतना ठंडा आपको महसूस होगा कि जो पत्थर वाला मकान होता है, जो कंक्रीट वाला मकान होता है, उससे काफ़ी ठंडा आपको यहाँ पर महसूस होगा। तो उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस तरह के विंडो सिस्टम को डेवलप करिए ताकि एयर का जो एक तरह से आना जाना है, इन आउट और आउट जो होती है, उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सके। पूरा एक क्लॉज से क्लोज मकान होगा, क्लोज घर होगा, तो उसमें एयर सर्कुलेशन सिस्टम ठीक से काम ही नहीं करेगा। ना बाहर का हवा अंदर जा पाएगा, ना अंदर की गर्म हवा बाहर निकल पाएगी। तो मकानों को इस तरह से बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए, शहरों में क्या होता है, डार्क रूफ्स काफ़ी होते हैं इस तरह से। अब अगर डार्क कलर वगैरह से पेंट वगैरह से यूज़ कर रहा है तो वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है और लंबे टाइम तक टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, तो वो हीट सिस्टम काफ़ी वहाँ पर बढ़ जाता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी पेंटिंग वगैरह यूज़ करे, जो रूफ्स वगैरह डेवलप करे, तो उसमें लाइट कलर का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। लाइट कलर क्या होता है, टेम्परेचर को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हीट होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कम ही टेम्परेचर ऑब्जर्व हो पाता है और वो घर ठंडा होता है। इसलिए डार्क रूफ्स को कम करने की आवश्यकता है। लाइट कलर रूफ्स को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, लाइट कलर रूफ्स को बढ़ावा देने हैं। इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ावाना है। अब देखिए, अब चूंकि अर्बनाइजेशन मैंने एक कारण बताया था कि उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। अब उसमें एक इम्पैक्ट बताया था कि वनों को काट रहे हैं, जो वाटर बॉडीज है वो काफ़ी सूखता जा रहा है। तो उसके सोल्यूशन के लिए जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन, जब भी शहरीकरण की स्थिति बन रही है, कोई नया शहर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रोसेस है जो पॉलिसी लेवल पर काम करने की आवश्यकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं तो वो ब्लू ग्रीन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एक पॉलिसी लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से होना चाहिए ताकि वहाँ पर वाटर बॉडी भी डेवलप हो सके, जो फॉरेस्ट कवर है वो भी डेवलप हो सके, ताकि दोनों में बैलेंस बना के शहर की जो इफिशियंसी है, शहर का जो एक तरह से हैबिटेबल जोन है, वो अच्छे से क्रिएट हो जाए, अच्छे से काम कर पाए।
और ताकि वहाँ पे लोग टेम्परेचर कम होगा तो रहने की स्थिति काफ़ी अनुकूल हो सकती है। तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। ब्लू मतलब क्या हो गया? वाटर बॉडीज़, और ग्रीन मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा दीजिए। इन दोनों को प्रोएक्टिव तरीके से पॉलिसी में शामिल करना है और इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है। और सबसे लास्ट में बच जाता है पब्लिक अवेयरनेस। जब भी हीट वेव की स्थिति होती है तो इसमें जनता के बीच जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। जागरूकता फैलाने का मतलब क्या हो गया कि घर से किस टाइम बाहर निकलना है ये बताना है। लगातार पानी, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना है। ठीक है। किस टाइप के कपड़े को यूज़ करना है। गर्मी के हिसाब से क्या खान पान होना चाहिए उसको समझना है। डाइट क्या होना चाहिए, खान पान को देखना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर सरकार इन चीज़ों को समझते हुए गाइडलाइंस क्रिएट करती है, जनता को जागरूक करती है कि गर्मी में, हीट वेव की स्थिति में किस तरह से अपने आप को ठीक रखना है, लगातार पानी पीना है, ठंडे क्षेत्र में रहना है, पेड़ पौधे के नीचे रहना है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप तुरंत दिखवा लीजिए। डिहाइड्रेशन की स्थिति है तो लगातार पानी पीते रहिए। खान पान, डाइट प्लान ऐसा रखिए ताकि लगातार आपके बॉडी में लिक्विड की जो एफिशिएंसी है, लिक्विड की जो मात्रा है वो लगातार प्रोवाइड होता रहे। तो इन सब चीज़ों को लोग गाइडलाइंस, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और सरकार को चाहिए कि प्रोएक्टिव तरीके से इन चीज़ों को समझते हुए एक कंप्रहेंसिव हीट वेव एक्शन प्लान को लागू करे ताकि इन चीज़ों पर ज़्यादा वेटेज देकर हीट वेव का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव प्रकोप है, उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने हीट वेव से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज़ को अच्छे तरीके से समझा, सारे क्रक्स को डिस्कस किया, डिफरेंट जो इश्यूज़ हो सकते हैं, इम्पैक्ट को देखा, उसके सजेशंस को देखा और सरकार के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, सरकार के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को समझा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।